जब वे दस्तक देते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक और कहानी में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 15 साल का था जब मेरे पिता और मैं उस पुराने ट्रेलर में घाटी के नीचे रहने चले गए। वह लगभग बेकार था, इस हद तक कि बाथरूम ही रसोई भी था और वहाँ शावर भी नहीं था। सर्दियों में पाइप जम जाते थे और वह छोटा कमरा जिसमें मेरे पिता और मैं रहते थे बस एक हीटर से बमुश्किल गर्म रहता था। जितना भी तंग था, मुझे अपने पिता के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। खैर, जब तक वह घटना नहीं घटी। ट्रेलर सामान से भरा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी जगह इतनी सीमित थी और दरवाजे से लेकर पीछे के कमरे तक बस एक संकरी सी राह थी। रसोई बाथरूम को एक पर्दे से ढका गया था, जो बाहर ठंड होने पर भी एक सहने लायक तापमान बनाए रखने में मदद करता था। एक सुबह मेरे पिता ने मुख्य दरवाज़ा खोला और बस चुपचाप खड़े रहे। वह अपने पैरों के पास जमीन की तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने सिर झटकते हुए जैसे किसी ख्याल को दूर किया और कहा, कुछ नहीं, लड़के। मुझे नफरत थी जब वह मुझे ऐसा कहते थे। आप देखिए, उन दिनों, सालों पहले, मेरे पिता बहुत शराब पीते थे। वह आमतौर पर मुझे लड़का तब बुलाते थे जब वह नशे के उदास और हल्के दिल वाले अवस्था के बीच में होते थे। यह वास्तव में एकमात्र चीज़ थी जो मेरे साथ उनके साथ रहने में मुझे पसंद नहीं आती थी। बाहर के पैरों के निशान ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि कुछ गलत नहीं है, मैं फिर भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें इतना परेशान किस बात ने किया। उस दिन जब मैं बाहर गया तो मैंने ताज़े गिरे हुए बर्फ पर विभिन्न आकार और आकार के पैरों के निशान देखे। मुझे याद है कि वे निश्चित रूप से इंसानी थे, लेकिन मैंने सोचा कि वे उस आदमी के होंगे जिसका यह संपत्ति थी जहां हम रह रहे थे। मैंने सोचा, मेरे पिता ने भी यही सोचा होगा। मैं कितना गलत था। उस रात पापा उस सोफे पर लेटे थे जो उनके बिस्तर का काम करता था और मैं अपने सोफे पर लेटा था। हमारी जगह इतनी छोटी थी कि अगर हम चाहते तो हाथ बढ़ाकर अपनी हथेलियां एक दूसरे से जोड़ सकते थे। वह टीवी देख रहे थे और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह थी कि घाटी में अब भी मोबाइल सेवा थी, इसलिए मैं अपने फ़ोन पर एक ऐप देख रहा था। तभी अचानक मुझे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। रात के कम से कम 10:30 बजे रहे होंगे जब अचानक आवाज़ सुनकर मेरे पिता ने तुरंत अपना सिर उसकी दिशा में घुमा लिया। वह तुरंत उठे नहीं, बस बेडरूम के बंद दरवाजे की ओर घूरते रहे। मैंने पूछा, ये क्या हो सकता है, और उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने हमेशा की तरह उनकी बात मानी और उनकी डूबी हुई आंखों को ध्यान से देखा। खटखटाने की आवाज़ फिर आई, लेकिन अब यह दरवाजे से नहीं, बल्कि हमारे सिर के पास से आ रही थी। मेरे पिता गुस्से और चिढ़ के साथ उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गए। मैंने अपना सिर बाहर निकाला ताकि उस संकरी गली को देख सकूं, जो मुख्य दरवाजे तक जाती थी। मैंने देखा कि मेरे पिता ने दरवाज़ा खोला। उनकी किसी से बातचीत हो रही थी, या यूं कहें कि किसी चीज़ से, क्योंकि वह आवाज़ जिसे मैंने सुना शुद्ध द्वेष से भरी हुई थी। हर शब्द मानो उनके होठों से टपकते हुए भारी और घिनौनी नफरत का एहसास करवा रहा था। मेरे पिता ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? जिस व्यक्ति, या जो भी वह था, से वह बात कर रहे थे, उसने उस गंदी और डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हारा समय आ गया है। आज भी उस आवाज़ को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पिता, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहते थे, ने उस आदमी के चेहरे पर दरवाज़ा पटक दिया और चिल्लाए, तुम मुझसे दूर ही रहो। फिर वह गुस्से में वापस हमारे कमरे की ओर लौट आए। वो कौन था? मैंने धीमे स्वर में पूछा। जब भी वह चिल्लाते थे, मेरी नसें थरथरा जाती थीं। मुझे लगा, मेरी बात ने उनके भीतर की सुरक्षा दीवार को थोड़ा भेद दिया। चिंता मत करो, उन्होंने टीवी की ओर देखते हुए कहा। वह मेरे पिता थे, इसलिए मैं उनसे और सवाल नहीं कर सका। हालात पहले से ही कठिन थे और मेरा लगातार सवाल पूछना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। उस रात किसी तरह मैं सो गया। थोड़ी देर बाद भारी खटखटाने की आवाज़ ने मुझे फिर से जगा दिया। अब यह बस खटखटाना नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागलों की तरह हमारे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं बोले जा रहे थे।
ट्रेलर के अंदर सभी लाइट्स बंद थीं, लेकिन उनके बिना भी मैं देख सकता था कि मेरे पिता की आंखें खुली हुई थीं। उसे नजरअंदाज करो, उन्होंने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें पता था कि मैं जाग गया हूं। ठीक है, मैंने कहा और फिर से मुड़कर अपना सिर सोफे में छिपा लिया। खटखटाना बंद नहीं हुआ और अब ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेलर की पतली दीवारों के बाहर कई लोग मौजूद थे। हर बार जब मैं उस खटखटाने का कंपन महसूस करता, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता और यह डरावना था। यह कहना गलत नहीं होगा कि उस रात मेरी नींद बहुत खराब रही। अगली सुबह मैं अपने पिता के साथ बाहर गया ताकि हम शहर जा सकें। मैंने देखा कि बर्फ में कई पैरों के निशान बिखरे हुए थे, जैसे पिछली रात वहां एक भीड़ जमा हुई हो। ट्रेलर की दीवारों पर भी छोटे छोटे डेंट थे, जहां मुझे लगा कि उनकी मुट्ठियां लगातार बज रही थीं। मैं उन अव्यवस्थित निशानों से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। मेरे पिता ने इसे नोटिस किया और अपनी गहरी और सख्त आवाज में कहा, इसकी कोई परवाह मत करो, लड़के। उन्होंने उस समय शराब नहीं पी थी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे इस नाम से पुकारना क्यों जारी रखा। लेकिन वे हैं कौन? क्या यह आपको डराता नहीं? मैंने एक डेंट पर मुट्ठी मारते हुए पूछा। वे तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। उन्हें नजरअंदाज करो और सब ठीक रहेगा। उनका जवाब आज भी रहस्यमय लगता है। क्या यह कुछ ऐसा था जिससे वे भाग रहे थे? या कोई? शायद कई लोग। मेरे पिता अक्सर एक रहस्यमय व्यक्ति थे, और यह अजीब नहीं होगा कि उनके पीछे दुश्मन हो। लेकिन वे रात को ही क्यों आते थे? मेरी बचपन की जिज्ञासा मुझ पर हावी हो रही थी, और मुझे पता था कि मेरे पिता इसे भांप गए थे। हम शहर गए और अपनी खरीदारी की। हमें किराने का सामान और अन्य जरूरतों की चीजें चाहिए थीं। पूरे समय मेरे पिता के सिर पर एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। मैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, यह लगभग छूने जैसा था। जो भी रात में घर आ रहा था, उसने मेरे पिता को काफी परेशान कर रखा था। लेकिन उन्होंने मुझे जो भी जानकारी नहीं दी, उसकी वजह से उनकी परेशानी को समझना मुश्किल था। जब हम घर लौटे, तो हमने रात बिताने की तैयारी की। मैंने खराब तरीके से पकाए गए माइक्रोवेव रेमन नूडल्स खाए, क्योंकि हमारे पास स्टोव नहीं था, और एक सैंडविच जिसमें केवल टोस्टेड ब्रेड, अचार के स्लाइस और सरसों थी। मैं अपने पिता के साथ हर दूसरे वीकेंड केवल 3 दिन बिताता था, इसलिए मैं वहां रहते हुए इस तरह के जीवन को झेल लेता था। पूरी शाम मेरे पिता ने अपनी मुट्ठियां कसी रखीं, जैसे उन्हें किसी मुसीबत की आशंका हो। लेकिन रात के गिरते ही कोई खटखटाने नहीं आया। मैंने टीवी सुनते हुए सोने की कोशिश की और उस छोटे से बेडरूम की एकमात्र खिड़की की दिशा में मुंह करके लेटा। कुछ समय बाद मुझे फिर से तेज खटखटाने की आवाज से नींद से जगा दिया गया। यह मुख्य दरवाजे और दीवारों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ है, जो अपनी मुट्ठियों से आक्रामकता से पतली दीवारों को पीट रहे थे। मेरे पिता अपने बिस्तर पर सीधे बैठे थे, और यह मुझे मेरे कमरे में यह क्या है वाले डरावने पलों जैसा लगा। लेकिन यह एक अजीब जगह रखी कोट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह वयस्क व्यक्ति था। मेरी आंखों को बेडरूम के अंधेरे के साथ तालमेल बिठाने में समय लगा, लेकिन जब उन्होंने आखिरकार स्पष्ट देखा, तो मैंने पाया कि मेरे पिता खिड़की की ओर देख रहे थे। जब मैंने अपना सिर घुमाया ताकि देख सकूं कि उन्हें क्या इतना चिंतित कर रहा है, तो मैंने देखा कि एक हुड पहने आकृति खिड़की से झांक रही थी। खिड़की जमीन से कम 8 फीट ऊपर थी, और वह आकृति झुककर अंदर झांक रही थी। मैं बैठ गया और हंफ उठा। मेरे पिता ने मेरी ओर सिर घुमाया और अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। वे मेरी आत्मा के लिए भीख मांग रहे हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। डब्ल्यू वॉट? मैंने धीरे से पूछा, जबकि मेरी सांसें तेज होने लगीं। चुप रहो, लड़के, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो और वे तुम्हारी आत्मा भी चाहेंगे, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। वे कौन हैं? मैंने पूछा, जबकि हुड वाली आकृति का चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आ गया और उसने मुझसे सीधा आंखों में संपर्क किया। यह शायद कोई मशाल पकड़े हुए था, क्योंकि एक मध्यम प्रकाश उसके लंबे ठुड्डी और काले गहरे आंखों को उजागर कर रहा था। मैंने डर के साथ देखा कि जहां उसका मुंह होना चाहिए था, वहां एक खाली जगह खुल गई, और ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुरा रहा हो।
मेरे पिता ने एक ही झटके में खिड़की को एक कंबल से ढक दिया और फिर मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी बात सुनो। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि तुम इस समय यहाँ हो। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ, वरना तुम्हारी आत्मा छीन ली जाएगी। वे भीख मांग रहे हैं, लड़के। क्या तुम सुन सकते हो? मुझे उनके शब्दों का एक भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। मैं डर के मारे कांप रहा था और बाहर का शोर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि मैंने जोरदार खटखटाहट के बीच धीमी आवाज में मंत्रोच्चार को महसूस किया। वे बार बार कह रहे थे, हम आ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और अजीब बात सुनी। युवा वृद्धों को पोषण देते हैं, और इन आवाजों के साथ जजीरों की खड़खड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। इस ध्वनि का कोलाहल सहन करना अब असंभव हो गया था। मैंने अपने पिता की ओर मुड़कर पूछा, वे कौन हैं? उन्होंने मुझे कसकर पकड़ा और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाए, वे हमेशा आते रहे हैं। बस तुम यहाँ कभी नहीं थे जब वे आते हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा था कि वह सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वे मेरे पीछे भी पड़े हैं। फिर वे मेरी माँ के घर क्यों नहीं आते? अगर उन्हें मेरी आत्मा चाहिए तो, मैंने दूर हटते हुए पूछा। क्योंकि मैं इस श्राप का केंद्र हूं, उन्होंने केवल इतना ही कहा। श्राप? मैंने धीरे से कहा। बस अब चुप रहो, उन्होंने गुस्से में कहा। उन्हें नजरअंदाज करो और वे चले जाएंगे। हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था, फिर भी मुझे अपने पिता की बात को मानना पड़ा। इसलिए मैं वापस लेट गया और अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। तभी ट्रेलर के दूसरे छोर से कांच टूटने की आवाज आई। यहीं रहो, मेरे पिता ने आदेश दिया। वह धीरे धीरे खड़े हुए और अपने बिस्तर के पास रखी पुरानी तलवार उठाने लगे। यह क्या था? क्या वे अंदर आ गए हैं? मैंने घबराहट में पूछा। चुप रहो, उन्होंने गुस्से में कहा। वे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाएंगे, और अगर वे कर भी लें तो मैं उन्हें पछतावा करा दूंगा। मैंने अपने पिता को इतना लड़ाई के लिए तैयार कभी नहीं देखा था। उस पल में यह प्रेरणादायक था, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि यह सिर्फ डर का स्वाभाविक प्रतिकार था। हालांकि उस समय के लिए इतना काफी था। धीमी आवाज में थड़थड़ की ध्वनि सुनाई देने लगी, और मैंने अंदाजा लगाया कि लोग ट्रेलर के अंदर चढ़ रहे थे और गिर रहे थे। उनके मंत्र इतने तेज और चुभने वाले थे कि वे कानों को भेद रहे थे। खटखटाहट अब भी जारी थी, भले ही मुझे यकीन था कि वे सब ट्रेलर के अंदर घुस चुके थे। यह किस तरह का श्राप था, और मेरे पिता ने ऐसा भयानक श्राप कैसे हासिल किया था? रात भर वे प्राणी हमारे कमरे में घुसने की कोशिश करते रहे। सौभाग्य से वे सफल नहीं हो सके, और जैसे ही पेड़ों के बीच से पहली किरणें चमकने लगीं, वे चले गए। मैं पूरी तरह थका हुआ था, और मेरे पिता दरवाजे के खिलाफ खड़े खड़े सोने की स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि सारा शोर शराबा खत्म हो गया है, उन्होंने कहा कि हमें यहां से निकलना होगा। मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैं उठा, अपनी कुछ चीजें उठाईं और उनके साथ ट्रेलर के दूसरे हिस्से में चला गया। यह हिस्सा पहले से भी ज्यादा खराब हालत में था। फर्श पर गहरी पंजों की खरोंचें थीं और जलती लकड़ी की गंध हवा में फैली हुई थी। मेरे पिता ने इसे ज्यादा नहीं देखा। वे बस चलते रहे जब तक हम ट्रेलर से बाहर सुबह की रोशनी में नहीं आ गए। कुछ और हमारा इंतजार कर रहा था। दरवाजे से महज 5 फीट की दूरी पर एक तरह का पुतला था। यह लकड़ी और किसी अन्य सामग्री से अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया था, जो हड्डी जैसी लग रही थी। लेकिन इसके ऊपर उस आदमी का सिर था जो इस संपत्ति का मालिक था। उसके चेहरे पर भय और निराशा की साफ झलक थी। मृत्यु और हताशा की यह भयानक छवि हमारे दरवाजे पर छोड़ दी गई थी। मेरे पिता ने इसे एक ही झटके में गिरा दिया। भगवान तुम्हें बर्बाद करे, उन्होंने आकाश की ओर चिल्लाते हुए कहा। कब तक तुम संतुष्ट नहीं होगे? कटे हुए सिर को देखकर मेरा पेट मिचलाने लगा। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या वह पुलिस को बुलाने वाले हैं। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अब जब उस आदमी की हत्या हो चुकी है तो उसकी जगह उन चीजों ने ले ली है जो रात को हमारा पीछा करती हैं। अब भी मुझे उनसे बहुत कुछ जानना था,
लेकिन मैं वहां कटे सिर के पास और ज्यादा देर तक रुक नहीं सका। अगर मैं थोड़ा कम जिज्ञासु होता तो शायद मुझे जमीन पर पड़ा एक कागज का टुकड़ा न दिखता, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उसे देख लिया। मैंने नीचे झुककर उसे उठा लिया। इसमें क्या लिखा है? मेरे पिता ने सुस्त आवाज में पूछा। मैंने उन्हें जोर से पढ़कर सुनाया। यह ज्यादा लंबा नहीं था। उसमें लिखा था, आज रात तुम अपनी आत्माएं हमें समर्पित कर दोगे। तुम हमारे समुदाय का हिस्सा बन जाओगे। तुम हमारे घुसपैठ को रोकने में सफल नहीं होगे। रात्रिकालीन आत्मा संग्रह अनिवार्य है। वह नोट खून से लिखा हुआ लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। अब तक 2 लोग, और मैं अब भी यह नहीं जानता और शायद कभी नहीं जान पाऊंगा कि पहला शिकार कौन था। मेरे पिता अब और देर नहीं करना चाहते थे। हमें जाना होगा, चलो, उन्होंने कहा। वह नोट मेरे हाथ से छीनकर नीचे फेंक दिया। बर्फ में इतनी सारी पैरों के निशान थे, जैसे किसी खाई का निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रेलर के चारों ओर घूमते रहे जब तक उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। उस रात हम अपनी दादी के घर रुके। वह हमारी इस स्थिति से अनजान नहीं लग रही थीं और हमारे आश्रय के अनुरोध को भी उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया। मेरे पिता और मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देर तक जागते हुए समय बिताया। वह गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे और मुझे पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे सवालों के जवाब देने का वह मन नहीं बना पा रहे थे। यह सब कब से हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा ताकि मेरी आवाज उनकी शांति में खलल न डाले। तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए जवाब दिया। तो क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वे कौन हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और फिर मेरे सवालों के सामने झुक गए। वे मृत्यु का प्रतीक हैं। वे बुराई का अवतार हैं। वे शिकार करते हैं, छिपते हैं और मानव आत्माओं के मीठे स्वाद के लिए पीछा करते हैं। एक तरह से तुम कह सकते हो कि वे मौत के देवदूत हैं। यह तो बेहद डरावना है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। अपनी भाषा पर काबू रखो, लड़के, उन्होंने झिड़का। माफ करना, बस। मैं डरा हुआ हूं। मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे पिता ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो। मैं भी तब से डरा हुआ हूं जब यह सब शुरू हुआ था। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि उन्हें रोका जा सकता है, बचा जा सकता है। हम बस इस बार बदकिस्मत थे। खासकर तुम। तुमने कहा कि श्राप तुम्हारे इर्द गिर्द केंद्रित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, लड़के, कि अगर तुम मेरे आसपास हो जब वे दरवाजा खटखटाते हैं तो वे तुम्हारी आत्मा को भी निगल सकते हैं। अगर वे अंदर आ जाएं तो। जैसे कल रात, मैंने धीरे से पूछा। वह एक पल के लिए रुके और फिर कहा, हाँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछली रात की थकान इतनी ज्यादा थी कि मैं इस बातचीत के बाद ज्यादा देर तक जाग नहीं पाया। आखिरकार मुझे नींद आ गई, लेकिन सौभाग्य से इस बार किसी शोर ने मुझे नहीं जगाया। अगले दिन हम वापस ट्रेलर गए ताकि और सामान ला सकें। मेरे पिता ने तय कर लिया था कि हमें फिर से कहीं और जाना होगा और उन्होंने पहले ही नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम ट्रेलर पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद डरावना था। ट्रेलर टुकड़ों में बिखर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल पंजों वाले जानवर ने उसकी कमजोर दीवारों को आसानी से चीर डाला हो। हमारा पूरा कमरा ट्रेलर से गायब था और हमें उसके हिस्से कभी नहीं मिले। आखिरकार हमें मान लेना पड़ा कि जो कुछ भी वहां था वह अब खो चुका है और इन भयानक घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। जब मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या उन्होंने कभी मदद लेने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, कोई मदद नहीं है। सालों बीत गए और मेरे पिता ने एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया। इतने समय के बाद भी द नाइटली रीपिंग, रात्रिकालीन आत्मा संग्रह की कोई घटना नहीं हुई। मैंने श्रापों के बारे में शोध करने की कोशिश की, यहाँ तक कि विभिन्न मंचों पर पूछताछ भी की कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मैं अपने पिता के साथ कम समय बिताने का आदी हो चुका हूँ और अब मैं कभी भी रात वहाँ नहीं रुकता। लेकिन आज ही उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा
जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो बेटे। मैंने इस धरती पर आधी सदी बिताई है और उसमें से 1/4 से ज्यादा भागते हुए। आज सुबह मैं बाहर गया और वहां पैरों के निशान देखे। न सिर्फ एक जोड़ी, न दो, बल्कि बहुत सारे। और तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? वे फिर से दस्तक दे चुके हैं। मैं माफी मांग रहा हूं क्योंकि अब मैं और नहीं लड़ूंगा। शायद मैं बस यह कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह भी कि मैंने तुम्हारे लिए यहां रहने के लिए कितनी कोशिश की। लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और इसलिए मेरी यह लड़ाई अब खत्म हो सकती है, भले ही यह उस भयानक समुदाय के हाथों हो। अपना ख्याल रखना और कभी मत भूलना कि तुमने मुझे कितना गर्व महसूस कराया है। द नाइटली रीपिंग को अंजाम दिया जाना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम समझ सकते हो क्यों, लेकिन यह केवल इस दुखद संदेश की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरे फोन में कोई गड़बड़ हो गई थी और यह संदेश 2 दिन पुराना है। मुझे माफ कर देना पिता। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।